ने क्रिस्टल्स के जो टॉपिक्स थे उसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो है वो एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफरेंस को डिस्कस करने के बाद अब हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। जो क्रिस्टल्स है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने पढ़ा है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड्स। उनके बॉन्ड्स के लिहाज से 4 तरह से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। किसके बेसिस के लिहाज से? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड्स। उनके बॉन्ड्स के लिहाज से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं? हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड्स। किनके लिहाज से? उनके बॉन्ड्स के बेसिस के लिहाज से। हम इसको, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, पहली टाइप है एटॉमिक क्रिस्टल्स, सेकंड है आयनिक क्रिस्टल्स, थर्ड है कोवलेंट क्रिस्टल्स एंड फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। ये 4 तरह के क्रिस्टल्स जो हैं वो हमें डिस्कस करते हैं और ये क्रिस्टल्स की टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड्स। नंबर 1 एटॉमिक क्रिस्टल्स, नंबर 2 आयनिक क्रिस्टल्स, नंबर 2 कोवलेंट क्रिस्टल्स एंड नंबर 3 मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है एटॉमिक क्रिस्टल्स और एटॉमिक क्रिस्टल्स की यहाँ पर आपको हेडिंग नजर आ रही होगी। एटॉमिक क्रिस्टल्स में जो एटम्स होते हैं वो मेटल, एटॉमिक क्रिस्टल्स के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो अगर एटॉमिक क्रिस्टल्स के अंदर एटमों के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है वो बॉन्ड कौन सा होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। वो बॉन्ड कौन सा होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। कैसे? अगर हमारे पास एटॉमिक क्रिस्टल्स है तो एटॉमिक क्रिस्टल किससे मिलकर बना होगा? मैंने जैसे ही बताया, एटम्स आर मेटल्स। एटम्स क्या होते हैं? एटॉमिक क्रिस्टल्स के मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स के जो एटम्स हैं वो जब आपस में जुड़ते हैं तो वो किस बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं? मेटेलिक बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने अरेंजमेंट दिखाई हुई, मेटल्स के एटम्स हैं जो एक दूसरे से क्लोजली और टाइटली पैक्ड हैं और ये हर एटम मेटल का दूसरे मेटल के एटम के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? मेटेलिक बॉन्ड बना रहा है। यही वजह है कि एटॉमिक क्रिस्टल्स को हम और क्या कहते हैं? मेटेलिक क्रिस्टल्स कहते हैं। एटॉमिक क्रिस्टल्स को हम और क्या कहते हैं? मेटेलिक क्रिस्टल्स कहते हैं। क्यों मेटेलिक क्रिस्टल्स कहते हैं? क्योंकि एटॉमिक क्रिस्टल में जो एटम्स हैं वो कौन से एटम्स होते हैं? यूजुअली मेटल्स के एटम्स होते हैं और इन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कौन सा होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो लिहाजा एटॉमिक क्रिस्टल्स क्या कहलाते हैं? मेटेलिक क्रिस्टल्स कहलाते हैं। अब ये मेटेलिक बॉन्ड क्या करता है? मेटल्स के जो एटम्स हैं उनको स्ट्रांगली एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। याद रखना, जितना ज्यादा पी बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा वो सॉलिड, टफ एंड हार्ड होगा। मेटल्स बहुत ज्यादा टफ एंड हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें जो बॉन्ड है, मेटल्स के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है उनकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये एटम इस दूसरे एटम से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर होगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह यहाँ पर भी जो मेटल होगा एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ये दोनों मेटल के एटम भी दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो एटम्स आर हेल्ड और पैक्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। एटम्स जिस बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं वो बॉन्ड यूजुअली कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है। यही वजह है कि एटॉमिक क्रिस्टल्स को हम मेटालिक क्रिस्टल्स भी कहते हैं। अब मेटेलिक क्रिस्टल में ऐसा क्या होता है कि इतना स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं मेटल्स के एटम्स? होता ये है कि मेटल्स की एक प्रॉपर्टी तो लोगों ने होगी कि मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मेटल्स क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये मेटल इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है? हर मेटल के एटम्स के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और जब मेटल इस तरह से अरेंज होता है 3 डायमेंशनल पैटर्न में, तो उस अरेंजमेंट ऑफ 3 डायमेंशनल पैटर्न को हम क्या कह रहे होते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस कैसे बनता है? जब मेटल्स जो हैं वो 3 डायमेंशनल पैटर्न में क्या हो जाए? अरेंज हो जाए। मेटल 3 डायमेंशनल पैटर्न में क्या हो जाए? अरेंज हो जाए। तो जो एक पूरा स्ट्रक्चर वजूद में आता है वो क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस
तो ये पूरी जो मेटल्स के एटम्स की अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट क्या कहलाती है? क्रिस्टल लैटिस। क्योंकि हर मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इस मेटल के एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इस मेटल के एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इनके इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से निकलकर बाहर आ जाएंगे। इस एटम का इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ जाएगा, इस एटम का इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ जाएगा, इस एटम का इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ जाएगा, इस एटम का इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ जाएगा। हर एटम का इलेक्ट्रॉन क्योंकि फ्रीली मूव हो सकता है इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में, यानी जो पूरी अरेंजमेंट है, एक एटम के बाद दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम, इन एटम से निकलकर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम के ऊपर क्या हो सकता है? फ्रीली मूव हो सकता है। क्योंकि वही एटम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है जिसके पास क्या मौजूद हो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा कि एक एटम दूसरे एटम से जब जुड़ा हुआ है और एक क्रिस्टल लैटिस बना रहा है, तो हर एटम का इलेक्ट्रॉन उस एटम से कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। जब तमाम एटम्स के इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाएंगे, तो एटम के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। एटम से इलेक्ट्रॉन कहां गए? बाहर। तो एटम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? एटम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? क्योंकि एटम के इलेक्ट्रॉन्स कहां आ चुके हैं? बाहर आ चुके हैं। जब एटम्स के इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके हैं, तो एटम्स के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन इन एटम से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर मूव हो रहे होते हैं फ्रीली, तो फ्रीली मूवमेंट किसकी पहचान है? फ्री कौन से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं? सॉलिड के, गैस के या लिक्विड के? यकीनन फ्रीली मूवमेंट सिर्फ गैस में होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो इन पॉजिटिव पार्ट से बाहर आ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं जिधर उनकी मर्जी हो। तो लिहाजा ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉनों की, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। इस मूवमेंट को हम क्या कह रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस कह रहे होते हैं। क्यों इस मूवमेंट को हम इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर से बाहर निकल कर आता है, कहीं भी पूरे क्रिस्टल लैटिस में क्या कर सकता है? फ्रीली मूव कर सकता है। और जो मॉलिक्यूल भी फ्रीली मूव करे, वो किसकी पहचान होती है? गैस की पहचान होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। अब होता क्या है? जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, एटम के ऊपर क्या चार्ज आता जाएगा? पॉजिटिव। और जो जो इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। तो एटम का पॉजिटिव और इनके ही इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव, इस एटम का पॉजिटिव और पहले वाले इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव और बाद वाले इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव, दूसरे एटम का पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पहले इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव और दूसरे इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव, यानी ऊपर में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज जो फ्रीली मूव कर रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन गैस कह रहे हैं। उस इलेक्ट्रॉन गैस और जो एटम्स हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, उन इलेक्ट्रॉनों और एटम के पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, इन अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड क्या कहलाता है? मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। इन अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनता है, वो क्या कहलाता है? किसके दरमियान? एटम्स से सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो एटम्स के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और जो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उन इलेक्ट्रॉनों और इन एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इन पॉजिटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम से क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दरअसल क्या कहलाती है? मेटालिक बॉन्ड कहलाती है। और यही वजह है मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब इसकी हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये मेटल क्या होता है? लस्टर होता है। मेटल क्या होता है? लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है? लस्टर का मतलब होता है कि शाइन कर रहा होता है। किसी भी मेटल को देखो तो क्या होगा? शाइनी सरफेस रखता होगा। सिल्वर को देखो, कॉपर को देखो, आयरन अगर जंग ना लगाओ, कॉपर अगर जंग ना लगाओ, जिंक अगर जंग ना लगाओ, तो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है? शाइन कर रहा होता है। ठीक है, जब वो शाइन कर रहा होता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? लस्टर कहते हैं। तो ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? चूंकि मेटल्स में बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो उसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टेंपरेचर देना पड़ता है। तो लिहाजा मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। आखिर में इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल्स जो है इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, वो सारे जानते हैं,
क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही वजह है मेटल क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत स्ट्रांग होती है। कैसे? अगर तुम एक लोहे को गर्म करो और एक लकड़ी को गर्म करो तो लकड़ी आधे घंटे बाद ठंडी हो जाएगी, लेकिन लोहा जो है कम से कम 2 घंटे लगेगा उसको ठंडी होने। इट मींस कि उसके अंदर हीट रिटेंशन, हीट को अपने पास स्टोर करके रखने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यही वजह है कि थर्मल कंडक्टिविटी की जो स्ट्रेंथ है वो किसके अंदर ज्यादा होती है, मेटल के अंदर ज्यादा होती है। नॉन मेटल के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है। लास्ट जो पॉइंट है वो मेटल के बारे में, वो है मेलेबल एंड डक्टाइल। अगर तुम लोगों को ये पॉइंट नजर आ रहा है तो यहाँ पर मेलेबल और ये डक्टाइल, मेलेबल और डक्टाइल ये पुरानी प्रॉपर्टी है जो तुम लोगों ने पढ़ी होगी 9th क्लास में। मेलेबल का मतलब क्या होता है, ऐसी तमाम चीजें जिनको शीट्स में हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि तुमने मेटल को देखा होगा, उनकी टीन की चादरें तुमने कच्ची आबादियों में देखी होगी कि वहां पर टीन की चादरें होती है, टिन एक मेटल है, उस मेटल की चादरें होती है। बिल्कुल पतली पतली मेटालिक शीट्स होती है जिन शीट्स को छत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बेसिकली वो जो है वो क्या होते हैं, सिर्फ मेटल से बन सकते हैं, लकड़ी से ऐसी शीट्स या किसी भी नॉन मेटल से ऐसी शीट नहीं बन सकती। तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो मेलेबल होते हैं क्योंकि उनकी शीट्स बनाई जा सकती है, बहुत ही थिक और थिन शीट बनाई जा सकती है। और क्या होता है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, इनको वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ किया जाता है। वायर्स की फॉर्म का मतलब जितने भी मेटल्स हैं उनके वायर्स बनते हैं। कभी तुमने लकड़ियों के वायर बनते हुए नहीं देखे होंगे या प्लास्टिक के वायर बनते हुए नहीं देखे। वायर किसको बनते हैं, मेटल्स के बनते हैं। तो ये क्या होता है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है, जिनको वायर की फॉर्म में ड्रॉ किया जा सकते हैं। और मेलेबल का मतलब जिनको शीट्स की फॉर्म में ड्रॉ किया जाता है, जिनको शीट की फॉर्म में तोड़ा जा सके। और डक्टाइल का मतलब जिनको वायर की फॉर्म में तोड़ा जा सके। तो ये हमारे पास जो एटॉमिक क्रिस्टल्स था जिसको हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड हमारे पास जो क्रिस्टल्स है वो है आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल देखकर समझ आ रहा होगा कि इसमें बॉन्ड कौन सा पाया जाएगा, आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा। एक इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और एक इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और अट्रैक्ट होते हुए जो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा उस क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे, आयोनिक क्रिस्टल कहेंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पर अट्रैक्शन कौन सी होती है, फौरन से तुम लोग जवाब दोगे कि आयोनिक बॉन्ड होता है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान ये चार्जेस की जो अट्रैक्शन है, ये चार्जेस की अट्रैक्शन क्या कहलाती है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो एक आयन पॉजिटिव, दूसरा आयन नेगेटिव, जब एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा तो ये अट्रैक्शन क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगी। ये अट्रैक्शन क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये क्यों कहला रही है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड कौन सा है, आयोनिक है। और यहाँ पर NaCl में नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो अट्रैक्शन है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चूंकि आयनिक क्रिस्टल्स की बात हो रही है, आयनिक कंपाउंड या आयनिक मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही, तो याद रखना अगर एक आयन तुम्हारे पास मौजूद है तो एक आयन की कोई आइडेंटिटी आयनिक क्रिस्टल में नहीं होती। क्योंकि क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे आयन्स जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेते हैं, तब जो पूरी एक रूप वजूद में आता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल ली थी कि ब्लॉक्स को अगर यहाँ पर अरेंज करते जाओ, ब्लॉक्स को अरेंज करते करते एक पूरा रूम अगर वजूद में आ जाए तो जो रूम होगा वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टल्स कहलाएगा। एक ब्लॉक की, एक बिल्डिंग ब्लॉक की यहाँ पर कोई अहमियत नहीं है, इसी तरह क्रिस्टल्स में एक आयन की कोई अहमियत नहीं होती। तो इंडिविजुअल आयन हैज नो आइडेंटिटी। इंडिविजुअल आयन जो होगा, अकेला एक सिंगल आयन जो होगा, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। लेकिन अगर आयन को हम दूसरे आयन से जोड़ते चले जाएं और एक क्रिस्टल बन जाए तो उस क्रिस्टल की यकीनन अहमियत होगी। अब इस आयनिक क्रिस्टल्स की हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स की भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। और आयनिक क्रिस्टल्स अगर फ्यूज फॉर्म में हो या इसका तो एक्वस सॉल्यूशन बना लो, किसी भी आयनिक क्रिस्टल्स को वाटर में डिसॉल्व कर दो तो उसका क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो पानी में डिसॉल्व होने के बाद ये क्या कंडक्ट करने की एबिलिटी रखता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी रखता है। अगर किसी भी आयनिक क्रिस्टल को इसमें डिसॉल्व कर दो, वाटर में डिसॉल्व कर दो। एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ब्रिटलनेस और हार्डनेस, दोनों प्रॉपर्टी इस आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर पाई जाती है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, हार्ड, और हार्डनेस का मतलब भी हार्ड होता है, लेकिन दोनों में एक फर्क है। हार्डनेस का मतलब होता है ऐसा हार्ड,
वो टफ तो हो लेकिन वो इतनी आसानी से टूटे ना, ब्रेक ना हो। लेकिन ब्रिटल का मतलब होता है वो देखने में तो तुम्हें बहुत टफ लग रहा हो लेकिन वो बड़ी आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए। जैसे कि अगर तुम्हारे पास एक प्लास्टिक का स्केल है और एक स्टील का स्केल है, दोनों जो है वो क्या है, हार्ड है, लेकिन इसमें से ब्रिटलनेस किसके में ज्यादा है? प्लास्टिक के स्केल को तुम तोड़ोगे फौरन से टूट जाएगा, स्टील का जो स्केल होगा उसको तोड़ो वो बेंड हो जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से वो टूटेगा नहीं। तो जो बेंड हो जाए, टूटे ना, उसके अंदर हार्डनेस ज्यादा होगा। और जो दिखने में तो टफ लगे, जैसे प्लास्टिक भी दिखने में टफ लग रहा होता है, लेकिन उसको तो अगर तुम ब्रेक करोगे तो फौरन से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी कहलाती है। तो जो हमारे पास आयनिक क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर ब्रिटलनेस भी पाई जाती है और हार्डनेस भी पाई जाती है। अब आ जाओ कोवलेंट क्रिस्टल्स पर। कोवलेंट क्रिस्टल्स में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बना होगा, कोवलेंट बॉन्ड बना होगा। एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। जितने भी एटम्स होंगे कोवलेंट क्रिस्टल्स के अंदर वो किसके जरिए एक दूसरे से जुड़े होंगे, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होंगे। अब एक बात अच्छी तरह समझ लो कि कोवलेंट बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रांग। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है। यही वजह है कि कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। तो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, कोवलेंट बॉन्ड आर वेरी स्ट्रांग बॉन्ड एंड रिक्वायर्ड हाई एनर्जी टू ब्रेक। और इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। इसको ब्रेक करने के लिए कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। तो यही वजह है जितने भी कोवलेंट क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टफ एंड हार्ड क्रिस्टल्स होते हैं और उनको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। और इनकी एग्जांपल क्या है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड सिलिका। डायमंड तुम्हें देखो कितना टफ होता है क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। ग्रेफाइट भी टफ होता है क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। और सिलिका, सिलिका किसको कहते हैं, रेत को। ऑरेंज कलर की जो बजरी तुम लोगों ने देखी होगी वो क्या कहलाता है, सिलिका। उसको भी ब्रेक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट। और चूंकि कोवलेंट बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है उसको ब्रेक करना क्या होता है, बहुत मुश्किल। यहाँ पर हमें ग्रेफाइट और डायमंड इन डिटेल पढ़ना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें चीजें कवर अप करनी है तो ग्रेफाइट और डायमंड को हम अलग से पढ़ेंगे डिटेल के साथ। अभी सिर्फ ये समझ लो कि कोवलेंट क्रिस्टल्स में ग्रेफाइट और डायमंड की एग्जांपल्स होती हैं और इन दोनों के अंदर जो बॉन्ड्स है बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। यही वजह है कि ग्रेफाइट और डायमंड इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अबाउट 3000 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ये डायमंड जो क्या होता है, मेल्ट होता है। क्यों? क्योंकि डायमंड में जो एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स है वो कोवलेंट बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, तो उसको ब्रेक करना भी क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। लास्ट इसके हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कोवलेंट कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा जैसे कि तुम्हें नजर आ रहा है, लेकिन इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि डायमंड को देखो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। क्यों? जिस तरफ भी इसको घुमाओ चमक रहा होता है, जो भी चीज चमक रही होती है मींस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। तो जितने भी कोवलेंट क्रिस्टल्स होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो डेंसिटी। लो डेंसिटी मतलब बहुत लाइट वेट। डायमंड को अगर हाथ में लो, ग्रेफाइट को अगर हाथ में लो, बहुत तुम्हें लाइट महसूस होगा। इट मींस कि इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत लाइट होती है। बहुत हल्के कंपाउंड और हल्के क्रिस्टल्स होते हैं। लास्ट क्रिस्टल है हमारे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। अब अक्सर बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और कोवलेंट क्रिस्टल्स में क्या फर्क है। देखो, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स और कोवलेंट क्रिस्टल में फर्क ये है कि कोवलेंट क्रिस्टल में सिर्फ कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट, और कोई बॉन्ड नहीं होता इसकी। लेकिन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में हमारे पास मॉलिक्यूल ऑलरेडी होते हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है तब वो क्रिस्टल क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर। तो हम क्या कहते हैं, कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स किससे मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आइस एक मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, H2O। ठीक है, वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या है, आइस है। तो आइस जो कि H2 है, आयोडीन के मॉलिक्यूल है, CO2 की मॉलिक्यूल है। CO2 अगर सॉलिड फॉर्म में पाई जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर सॉलिड फॉर्म में पाई जाए तो वो क्या कहलाती है, ड्राई आइस कहलाती है। क्या कहलाती है, वो ड्राई आइस। और आयोडीन भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, आइस, आयोडीन और ड्राई आइस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये अगर एक दूसरे से, यानी एक आइस का मॉलिक्यूल दूसरे आइस के मॉलिक्यूल से, तीसरे आइस के मॉलिक्यूल से, चौथे आइस के मॉलिक्यूल से कंबाइंड होता जाए तो जो क्रिस्टल बन जाएगा वो कौन सा क्रिस्टल बनेगा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनेगा। इसी तरह आयनिक्स, जो सॉलिड आयोडीन है, एक सॉलिड आयोडीन का मॉलिक्यूल दूसरे सॉलिड के आयोडीन के मॉलिक्यूल से, तीसरे सॉलिड के आयोडीन के मॉलिक्यूल से कंबाइंड होता जाए तो कौन सा क्रिस्टल बन जाएगा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बन जाएगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करे और एक कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड से, तीसरे कार्बन डाइऑक्साइड, चौथे कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह एक्सचेंज बनती चले जाए तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनेगा। और
हमने कोवलेंट आयोनिक बॉन्ड्स और मेटालिक बॉन्ड पढ़े हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स जब दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइंड होता है, ये तुमने बॉन्ड्स पढ़े थे विद इन अ मॉलिक्यूल, एक एटम जब दूसरे एटम से कंबाइंड होता है तो या तो मेटालिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है या क्रिस्टल बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइंड होता है तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनते हैं वो यूजुअली दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और दूसरा वीक वैन डर वाल बॉन्ड होता है। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और दूसरी वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये दो ऐसे बॉन्ड्स हैं जो बनते हैं तब जब हमें क्या बनाने हो, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बनाने हो, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जॉइंट उस वक्त होगा, कंबाइंड उस वक्त होगा जब उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करे, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करे या फिर वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करे। अगर वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कभी आयनिक, कोवलेंट या मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाया। ये एक मॉलिक्यूल के अंदर की कहानी है, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम्स हैं वो दो एटम्स आपस में आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड के जरिए ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन जब एक मॉलिक्यूल को, एक कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो रहा हो तो कौन से बॉन्ड का सहारा लेना पड़ता है, वीक वैन डर वाल या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सहारा लेना पड़ता है। और इस तरह से जो क्रिस्टल वजूद में आता है वो क्रिस्टल क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स कहलाता है। इस चीज को मैंने थोड़ा जो है वो स्पीडली तुम लोगों ने डिस्कस किया है, क्योंकि रटने वाला टॉपिक है। कुछ अगर नहीं समझ आया हो इसमें तो ऑनलाइन सेशन जो तुम्हारा होगा उसमें लाजमी पूछ लेना, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम ये क्लास एंड कर रहे हैं।